इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इनके इंस्ट्रूमेंट का जो फिजिकल या कह सकते हैं इनका जो मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म के डिफ्लेक्शन, उसके एंगल थीटा और कुछ कांस्टेंट पद के रूप में ही डिफ्लेक्शन वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब लिखिएगा निचला पॉइंट नेक्स्ट है, इस उपयंत्र को किसी इस यंत्र को किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट या कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एब्सोल्यूट या प्राइमरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करने अथवा कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद निचला लाइन इसमें लिखिएगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग केवल स्टैंडर्डाइजेशन अर्थात मानकीकरण करने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है अथवा रिसर्च लैबोरेटरी में प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इसमें दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एब्सोल्यूट अथवा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिनको दो नामों से बुलाया जाता है। ये उदाहरण में इनके दो नाम लिखिएगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसको हिंदी में कहते हैं स्पर्शी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और दूसरा होता है रिलेफ रैलिफ, दूसरा होता है रैलिफ। रैलिफ करंट बैलेंस। ठीक है, दूसरा होता है रैलिफ करंट बैलेंस। तो ये दो इसके उदाहरण हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। हेडिंग डालिएगा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। लिखिएगा इसके अंतर्गत, द्वितीयक उपयंत्र सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मापी जाने वाली राशि के मैग्नीट्यूड, हिंदी में इसको परिमाण कहते हैं। मापी जाने वाली राशि के मैग्नीट्यूड को डिफ्लेक्शन द्वारा सीधे मापा जाता है। डिफ्लेक्शन द्वारा सीधे मापा जाता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाने से पूर्व, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग में लाने से पूर्व इन्हें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैलिब्रेशन करके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट द्वारा उपयंत्र को, यानी कि क्या लिखा आपने, प्रयोग में लाने से पूर्व इन्हें एब्सोल्यूट
इंस्ट्रूमेंट द्वारा कंपैरिजन करके, क्या करके, कंपैरिजन करके पूर्व अंशांकन, पूर्व अंशांकन प्री प्री कैलिब्रेशन किया जाना आवश्यक होता है। प्री कैलिब्रेशन किया जाना आवश्यक होता है, यानी कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पहले इनकी तुलना की जाती, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जो हमारा दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है जो लिख रहे हैं आप, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इसको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से पहले तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद इसका कैलिब्रेशन करते हैं, कैलिब्रेशन करके इसको एक स्टैंडर्ड रूप देते हैं, है ना। उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रयोग करते हैं, मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्री कैलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद लिखिएगा सामान्यतः जनरली सभी वैद्युत कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक मेजरमेंट कार्यों के लिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ही प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रायः सभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट ही प्रयोग में लाए जाते हैं। एग्जाम्पल दैट, उदाहरण के लिए नोट कर लीजिएगा, एमीटर, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, वाट मीटर, और आपका आ गया प्रेशर गेज मीटर। ये सब क्या है, आपके सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया था। आपको बताया गया था यहाँ पे इंडिकेटिंग टाइप का मतलब होता है संकेतक। संकेतक का मतलब ये होता है कि यह डायल पर बने हुए जो कैलिब्रेटेड स्केल होता है, कैलिब्रेटेड या स्टैंडर्ड जो हमारा स्केल होता है, तो उसमें कुछ वैल्यू डिफाइन होती है। ठीक है, तो उस वैल्यू के ऊपर या आंकिक मान के ऊपर, क्वांटिटेटिव वैल्यू के ऊपर जब हमारा पॉइंटर मूव करके जाता है तो क्वांटिटेटिव वैल्यू का रिप्रेजेंट करने लगता है, क्योंकि किसी फिक्स क्वांटिटेटिव वैल्यू के ऊपर जाके ये स्टेबल हो जाता है, विरामावस्था में हो जाता है या रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। तो वहां पे अंकित क्वांटिटेटिव वैल्यू को हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक डायल होता है। क्या होता है, ये एक डायल होता है। ये एनालॉग टाइप के होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, एनालॉग टाइप के होते हैं। एनालॉग का मतलब होता है कि उसमें कोई डिफ्लेक्टिंग या डिफ्लेक्ट करने वाला पॉइंटर होता है। ठीक है, एक सुई ऐसी होती है जो डिफ्लेक्ट करके एक बार प्रारंभिक अवस्था से फाइनल स्टेज तक पहुंचती है। ठीक है, यानी कि मूवेबल नीडल होता है जो हमेशा मूव करता रहता है। तो ये हमारा एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो गया। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो डिजिटल टाइप के भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें पॉइंटर की जगह पे डिजिटल उस एनालॉग सिग्नल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करके डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे वैल्यू आपको डिजिट में देखने को मिलती है। जैसे आपके पास एक एनालॉग टाइप की घड़ी भी आती है जिसमें सुइयों वाली घड़ी कहते हैं। उसमें सुई होता है, वो घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली भी सुइयां उसमें होती हैं। तो वो एक 360 डिग्री पे वो मूव करती रहती हैं। ठीक है, और कुछ घड़ियां ऐसी भी होती हैं जिनको आपने देखा होगा कि एनालॉग टाइप की होती हैं, केवल उस सॉरी डिजिटल टाइप की होती हैं। उसमें केवल 1 2 के रूप में डिजिट में वैल्यू शो करती हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से वैल्यू डिजिट में शो होता है। 10 बज के इस तरीके से शो होता है 20 मिनट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको उसमें शो होता है, कुछ इसी तरीके से शो होता है। तो ये आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत शो होता है। ठीक है, और ये आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। ये डिफ्लेक्ट करता है पॉइंटर एक एक्सिस के लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो
डिफ्लेक्टिंग टाइप वो क्लासिफिकेशन आपको कराया गया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हेडिंग डलवाया गया था, उसी में लिख दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। हेडिंग डालिएगा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आप लिखिएगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मापी जाने वाली राशि की, मापी जाने वाली राशि को सूचक की सहायता से, यानी पॉइंटर की सहायता से प्री कैलिब्रेटेड स्केल पर, प्री कैलिब्रेटेड स्केल पर प्रदर्शित करते हैं। यानी इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मापी जाने वाली राशि को प्री कैलिब्रेटेड स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसी भी राशि को जिसको हम मेजर कर रहे हैं तो उसको पहले से जो हमारा प्री कैलिब्रेटेड स्केल है ये हमारा, तो इस प्री कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर क्या करेगा, आ करके संकेतक यानी इंडिकेट करेगा। क्या करेगा, मूव करके आएगा तो ये इस तरीके से इंडिकेट करता है। उदाहरण के लिए एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ओम मीटर, ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट इसमें है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इधर देखिएगा, अब चलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। नोट करिएगा इसमें रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में वे उपयंत्र जो मापी जाने वाली राशि, वे उपयंत्र जो मापी जाने वाली राशि का निरंतर या सतत, है ना, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अभिलेख प्रदर्शित करते हैं, अभिलेख प्रदर्शित करते हैं। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, है ना। सतत अभिलेख प्रदर्शित करते हैं, अभिलेखन उपयंत्र कहलाते हैं। इंग्लिश में वर्ड को लिख लीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रदर्शित करते हैं, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इस उपयंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई होती है, इस उपयंत्र में ऐसी व्यवस्था की जाती है, ऐसी व्यवस्था की जाती है जो ग्राफ पेपर पर, जो ग्राफ पेपर पर पेन अथवा स्याही, ग्राफ पेपर पर पेन अथवा स्याही द्वारा अनिश्चित समय तक मापी गई, अनिश्चित समय तक मापी गई राशि का वक्र, अनिश्चित समय तक मापी गई राशि का वक्र अभिलेख खींचते हैं या खींचते रहते हैं, वक्र अभिलेख खींचते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हमारा क्या है, एक रोल है जिसमें हमारा पेपर, ग्राफ पेपर ये है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब इस ग्राफ पेपर को दो रोलरों के ऊपर लपेटा गया होता है। एक क्या होता है कि एक रोल जिसपे ये ग्राफ पेपर हम मार्केट से खरीद के ले आते हैं, पूरा रोल्ड होता है। और दूसरा, दूसरा जो मूविंग या लपेटने वाली जो भाग होती है, जो इसका मूवेबल भाग है दूसरा, वो क्या काम करेगा, जब इससे जोड़ देते हैं तो दोनों एक साथ जब रोटेट करते हैं तो जिसमें आपके ग्राफ पेपर का बंडल होता है
और जो दूसरा खाली वाला होगा, हम मान लेते हैं, अगर किसी एक को मान देते हैं कि ये 1 है ना, मूविंग ड्राइव 1 है और मूविंग ड्राइव 2 है। ठीक है, तो जब मूविंग ड्राइव 2 मूव करता है तो मूविंग ड्राइव 1 से ये पेपर क्या होगा, खुलना शुरू हो जाएगा, और इसके ऊपर जो हमारा पॉइंटर है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही हमारे उस पेन में, पेन की स्पिंडल जो होगी जिससे वो जुड़ा होगा मूविंग सिस्टम से, उसमें जब गति होगी, है ना, जब गति होगी, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू करंट या वोल्टेज के हिसाब से, तो ये वक्र ग्राफ खींचना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे ग्राफ खींचेगा, कुछ ऐसे खींचेगा, है ना। तो यानी कि ये पर घंटे के हिसाब से, है ना, मतलब हमें ये कोई निश्चित नहीं है, रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट का हमें कोई पता आता नहीं है कि कितने घंटे के लिए हमने लगा रखा है भाई। जब तक चलाएंगे सप्लाई उसमें आती रहेगी, तब तक रिकॉर्ड करेगा, जैसे ही सप्लाई को उससे हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अनिश्चित काल के लिए है। अब ऐसे ग्राफ चल रहा है, ऐसे नोट कर रहा है, समय के हिसाब से इस तरह पेपर पे नोट करता जाता है, और इस पेपर को ड्राइव टू रोल्ड करता जाता है, और इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके इनका उपयोग इनका उपयोग पावर स्टेशन एवं लैब कार्यों में होता है। पावर स्टेशन एवं लैब कार्यों में होता है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये रहा हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें लिखिएगा, यह उपयंत्र यह उपयंत्र किसी निश्चित अवधि की यह उपयंत्र किसी निश्चित अवधि की संपूर्ण वैद्युत राशि का संपूर्ण वैद्युत राशि का मापन प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण वैद्युत राशि का मापन प्रदर्शित करते हैं। समाकलन या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं। समाकलन या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये कॉल किसकी आ रही है? मंजित सर, आपके पास कोई कॉल आ रही है क्या? किसी बच्चे की कॉल आ रही है? नेक्स्ट, इसमें आप लोगों ने नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिएगा, इस श्रेणी के अंतर्गत एम्पियर घंटा मीटर, एम्पियर आवर मीटर तथा वाट आवर मीटर आते हैं। अर्थात डीसी एनर्जी मीटर तथा एसी एनर्जी मीटर, यानी ऊर्जा मापी कहते हैं। ठीक है, अब अगला अगली बात अब आपको ये बतानी है। इन सारी चीजों के बारे में तो आपको नोट करा दिया गया। अब पुनः चलते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की तरफ। सॉरी, तुम आइए, तो रिकॉर्डिंग के बारे में लिख लिया, इंटीग्रेटिंग के बारे में लिख लिया, और इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग तीनों हो गए। अब आइए देखते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए
कौन कौन से फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ये भी बताया था, है ना। यही समझ लीजिए, क्योंकि अब जो भी आप इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे अगले चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, अगले चैप्टर में आपको मिलेगा, अगला जो भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें एमीटर के बारे में आएगा, एमीटर और वोल्ट मीटर का चैप्टर होगा, जिसमें आप एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में सीखेंगे कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसको किस अवस्था में किसी भी सिस्टम में वैद्युत राशि को मेजर करने के लिए किस किस अवस्था में इसको जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल लगाएंगे कि सीरीज में लगाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में आपको विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 5 एम्पियर तक मेजर करने वाला ही इंस्ट्रूमेंट है और हमें अचानक 5 एम्पियर से अधिक की करंट को मेजर करना हो, तब हम कैसे करेंगे? तो उस हमारे मीटर की जो यथार्थता सीमा है, जो लिमिटेशंस है, वो तो केवल 5 ही एम्पियर तक है। तो हमको 10 एम्पियर तक मेजर करना होगा, तो हमें उसके लिए ऐसा क्या कर देना चाहिए कि ये 5 एम्पियर का जो हमारा मीटर था, एमीटर मेजर करने वाला, इसकी रेंज बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें आपको आगे मिलेंगी। प्लस वोल्ट मीटर हमारा 250 वोल्ट तक ही मेजर करता है। अगर मान लीजिए कि हमको बढ़ाना है इसकी रेंज कि हम 300 वोल्ट तक मेजर कर पाएँ, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके मैकेनिज्म में क्या अदलाव-बदलाव या हेर-फेर करनी है, ठीक है? उसके बारे में सीखेंगे। प्लस ये एमीटर किन किन सिद्धांतों पर काम करता है? हमारा जब कोई भी डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है, किसी न किसी सिद्धांत पे, किसी न किसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ठीक है? इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, किसी न किसी सिद्धांत पे ही कार्य कर रहा है। तो बार-बार, एक बार एमीटर के लिए, एक बार वोल्टमीटर के लिए, प्लस अगला चैप्टर जब आपको पढ़ने को मिलेगा इसके नेक्स्ट जब चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा वाट मीटर। तो फिर वाट मीटर के लिए वही प्रिंसिपल। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो मान लेते हैं कि कुछ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट, इस प्रिंसिपल पर काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट केवल वोल्टमीटर होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो एक एमीटर होता है, एक वोल्टमीटर भी होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से एमीटर भी काम करता है, वोल्ट मीटर भी काम करता है, वाट मीटर भी काम करता है, सॉरी, हाँ, वाट मीटर भी काम करता है। तो कुल मिला-जुला के मैं चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल इस इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को गवर्न करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, एक जगह पे डिस्कस करेंगे। नहीं तो आप बार-बार जब एमीटर वाला, वोल्टमीटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ भी इन सारी विधियों को पढ़ेंगे। फिर वाट मीटर का जब आपका चैप्टर मिलेगा, वहाँ भी इन सारी विधियों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एनर्जी मीटर आएगा, तो एनर्जी मीटर डायनेमो टाइप, फलाना टाइप, है ना, इंडक्शन टाइप, जो कुछ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ भी सारे प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, वो भी वहाँ पढ़ेंगे। तो बार-बार एक ही चीज़ हर चैप्टर में प्रिंसिपल लिखे होंगे, तो आपको समझने में कन्फ्यूजन होने लगेगी। तो मैं चाहता हूँ आपको एक ही बार सारे प्रिंसिपल यहीं बता दिए जाएँगे, और बाकी जब आगे का चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, तो केवल उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ना कि उसके प्रिंसिपल के बारे में। क्यों? उनके प्रिंसिपल के बारे में बस वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि ये इस प्रिंसिपल के लिए या इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बस इतनी सी बात लिखी जाएगी। बाकी आप उस प्रिंसिपल को चैप्टर नंबर फर्स्ट में आकर के डिस्कस करिए, वहाँ से देख लीजिए अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो बुक है और आपकी किताब में जो लिखा हुआ चीज़ है, आपको लेंदी ना लगे और बच्चों में कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है? तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें रखेंगे हम अगले बार में। तो अब बस आज के लिए इतना ही।
मैं अगले लेक्चर में जब भी आऊंगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क और स्प्रिंग टॉर्क इसमें लगता है। इस जो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में ना, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। क्या है? 3 टॉर्क जरूरी है। क्या क्या होता है हमने बताया था एक दिन। टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए? बल या बल घूर्ण चाहिए घुमाने के लिए, इसके पॉइंटर को घुमाने के लिए, मूव कराने के लिए। तो वो लगता है टीडी, होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए। और दूसरा, इसको इस पॉइंटर पे स्थिर करने के लिए उसी के बराबर जितना ये लग रहा है, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है तो 10 न्यूटन इधर से भी लगेगा। सॉरी, हाँ, जितना इधर से लगेगा उतना इधर से भी फोर्स लगेगा, तो किसी न किसी पॉइंट पे आके ये स्टेबल हो। ठीक है, बराबर लगेगा तभी तो यहाँ के स्टेबल होगा। या कुछ इसका कुछ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ से लगा, कुछ कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ से लगा। जब ऐसी अवस्था आ जाए जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो हमारा पॉइंटर किसी कैलिब्रेटेड प्री कैलिब्रेटेड स्केल पर फिक्स्ड हो जाता है। तो उसके लिए जो फोर्स लगता है वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, है ना। तो इनके बारे में भी हम लिखवाएंगे अंदर अभी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में सब लिखवा देंगे। अब कंट्रोलिंग के अंदर भी 2 चीजें आती हैं। एक हो गया आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग का मतलब होता है कि जब पॉइंटर अपने किसी फिक्स्ड वैल्यू पर आने के बाद कंपन करता है, ऑसिलेट करने लगता है, तो इसको डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क में हमने क्या क्या बताया था आपको। एक होता है स्प्रिंग टॉर्क। तो स्प्रिंग टॉर्क में स्प्रिंग किस चीज की बनी होती है, किस अरेंजमेंट में लगी होती है, मैं ये सब अगले लेक्चर में आपको नोट करा दूंगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। और ये तीसरा है डैम्पिंग वाले में, तो एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और आपका होता है ईडी करंट डैम्पिंग यानी भंवर धारा डैम्पिंग। तो ये सारी चीजें अभी आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा और इनके बारे में कुछ नोट करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, आज की क्लास बस यहीं तक है। ठीक है, अब मैं क्लास को यहीं पे बंद करता हूं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इसका नोट्स थोड़ा प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के पास किताबें अवेलेबल नहीं होंगी, तो उनको तैयारी करने में दिक्कत होगी और ज़्यादा समय नहीं है आपके पास और आपको पढ़ना बहुत कुछ है अभी। तो आप एक प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करते रहिए और मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपके सुविधा अनुसार देता रहूँगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या होती है तो आप अपने प्रॉब्लम या समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर आप एक पेपर पे अपनी समस्याओं को तैयार करके अपलोड कर दीजिएगा। वो मैं पढ़ लूंगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है या जिसको इंग्लिश की, हिंदी की जो समस्याएं होंगी, तो उसके लिए अगर मटेरियल होगा तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपके पास गूगल बाबा हैं तो आप थोड़ा उनसे भी सहारा लीजिएगा। नोट्स इंग्लिश वाले बच्चों को अगर चाहिए, अगर नहीं है तो वहां से अपना ढूंढ करके पढ़ करके बना सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आपके पास जो शिक्षक हैं जो अलॉट किए गए हैं पढ़ाने के लिए, उनकी मदद लेते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।